दोस्तों आपका कक्षा 11वीं का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का 10 फरवरी को पेपर रहने वाला है, वार्षिक परीक्षा का। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम आपकी फिजिक्स की तैयारी के लिए 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। टॉप 50 क्वेश्चन लगभग मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन तो बताऊंगा, सॉल्यूशन के साथ मैं आपको समझाऊंगा। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना तैयार करने के लिए, वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना है। सभी क्वेश्चन तो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा, सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। लक्ष्य हमारा क्या 70 में 70 रहने वाला फिजिक्स में। ओके, और जितने मैं क्वेश्चन बताता हूं 100% आपके इसी में से रहते हैं। ओके, प्रीवियस ईयर पे भी रहा है, इसलिए आपको मानकर चलना है कि जो क्वेश्चन बता रहा हूं यही रहने वाले हैं। अच्छे से तैयार करते जाइएगा। ओके, तो कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पर मेहनत करते जाओ तो हमारी क्या है 95% बन जाती है। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते रहिएगा और कोशिश करिएगा दोस्तों कि जितने क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन बताऊं। ओके, 2-2 नंबर वाले को भी क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं, तो ओके 2-2 3-3 लाइन के आंसर आएंगे। तो वीडियो को देखते ही देखते आप तैयार करते जाइएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, 2-3 बार पढ़िएगा, ओके, समझिएगा और याद कर लीजिएगा। भौतिक राशियां क्या है? तो भौतिक राशियां कहलाती है वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती है। जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, घनत्व, सिंपल है। ऐसी राशियां जिनका हम मापन कर सके भौतिक राशियां कहलाती हैं, सिंपल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ओके, तो एकदम ये क्वेश्चन रटा होना चाहिए। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। 2 नंबर में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। मूल मात्रा क्या है? मूल मात्रकों, मूल राशियों के मात्रकों को क्या है? मूल मात्रा कहते हैं। जो मूल राशि की मात्रक है मूल मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रा क्या है? व्युत्पन्न राशियों की मात्रकों को हम क्या है? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मूल मात्रा क्या है? ये मात्रक एक दूसरे के पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, जबकि व्युत्पन्न मात्रक होते हैं ये मात्रक का मूल मात्रक क्या है? निर्भर होते हैं। जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो क्या है? मूल मात्रक ही से बने होते हैं, इसलिए व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक क्या है? निर्भर रहते हैं। तो ये आपका 2 अंतर इस पर दिया, तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक बिंदीय गति क्या है? उदाहरण के साथ आपको बताइए। तो एक बिंदीय गति क्या है? जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तो इस गति को हम क्या है? एक बिंदीय गति कहते हैं। सिंपल है, कोई वस्तु है सीधी रेखा में गति कर रही है, एक बिंदीय गति कहलाएगी। उदाहरण के साथ आपको बताना है, तो जैसे सीधी जो पटरी होती है उस पर क्या है? दौड़ती हुई रेलगाड़ी की गति। सीधी समतल सड़क पर जाते हुए क्या? मनुष्य की गति। सीधा सिंपल है, कोई भी वस्तु सीधी क्या है? सीधे कोई वस्तु या व्यक्ति क्या है? सीधी रेखा में गति कर रहा है तो कौन सी गति कहलाएगी? एक बिंदीय गति कहलाएगी। जैसे सीधी पटरी में दौड़ती हुई रेलगाड़ी की गति है, सिंपल है। ओके, आगे देख लेते हैं। कुछ तो क्वेश्चन बिल्कुल आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको तुरंत तैयार हो जाएगा, बस फोकस से आप क्या देखते चलिए। नेक्स्ट, एकांक सदिश किसे कहते हैं? वेक्टर आई, वेक्टर जे, वेक्टर के क्या है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओके, तो ये आपका अर्धवार्षिक त्रैमासिक में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। 2022-23 में मैंने कई बार इसी क्वेश्चन को देखा है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तैयार करके रखना है। एकांक सदिश सिंपल है। ओके, एकांक सदिश क्या कहलाते हैं? तो वह सदिश जिसका मात्रक एकांक हो, एकांक सदिश कहलाता है। बिल्कुल सिंपल है। एकांक सदिश वह सदिश जिसका परिणाम एकांक हो, एकांक सदिश कहलाता है। और यहाँ पूछा जा रहा साथ साथ वेक्टर आई, वेक्टर जे, वेक्टर के है क्या है? तो आपको केवल इतना बताना है, वेक्टर आई, वेक्टर जे, वेक्टर के क्या है? एकांक सदिश है। ओके, इस प्रकार से एकांक सदिश इतना आप लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। बाकी इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि एकांक सदिश हम क्रमशः एक्स दिशा को, फिर वाई दिशा को, जेड दिशा को क्या प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यदि एक दौड़ता हुआ घोड़ा अचानक रुक जाए तो घुड़सवार आगे की ओर गिर जाता है, क्यों? तो अगर दौड़ते हुए घोड़े को क्या अचानक रुक जाने के कारण घुड़सवार के शरीर के नीचे का जो भाग होता है वो विराम अवस्था में आ जाता है। जड़त्व का नियम के कारण, जड़त्व के कारण घुड़सवार के शरीर के ऊपरी भाग क्या गंतव्य रहता है, जिससे क्या घुड़सवार आगे की ओर गिर जाता है। जैसे घुड़सवार जब दौड़ रहा है तो उसका पूरा शरीर क्या है? पूरा शरीर गति कर रहा है। जब क्या घोड़ा रुक जाएगा, घोड़ा रुक जाने से उसका जो नीचे का हिस्सा है, ओके, नीचे क्या कमर के नीचे वाला भाग है वो भी क्या है? रुक जाएगा। ओके, किसी व्यक्ति के, लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा वो तो क्या गतिमान है, जड़त्व का नियम जड़त्व के अनुसार क्या है? वो तो गतिमान है, इस कारण क्या है? वो अचानक से क्या झुक जाता है। ओके, ये गिर जाता है। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, 1 न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए। प्रीवियस ईयर में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। तो 1 न्यूटन बल वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है। ओके, ज्यादा आपको समझ में नहीं आ रहा, अब जैसे ये चीज है थोड़ा आप क्या याद कर सकते हैं, रट सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 1 जूल को परिभाषा दीजिए। तो यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन का 1 मीटर हो जाए, 1 जूल कहलाता है। सिंपल है। यदि कोई वस्तु रखी हुई है, एक वस्तु पर हमें क्या करना है? पहले तो 1 न्यूटन बल लगाना है। बल कितना लगाना है? किसी वस्तु रखी हुई है उस पर हमें 1 न्यूटन बल लगाना है। ओके, और बल लगाने पर अगर वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो रही है तब हम कहेंगे कि 1 जूल कार होगा। तो जब हम किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाएं और वस्तु 1 मीटर चल जाए, विस्थापन यानी 1 मीटर की दूरी तय कर जाए, तो हम कहेंगे कि हमारा क्या 1 जूल कार हमने कर लिया है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है असंरक्षी बल किसे कहते हैं? इसका उदाहरण लिखिए, इंपॉर्टेंट है आपका ये भी। तो वह बल जिसके द्वारा किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य
कण द्वारा अपनाए गए मार्ग पर निर्भर करता है, असंरक्षी बल कहलाता है। उदाहरण के लिए घर्षण बल, ये अक्सर पूछा जाता है घर्षण बल किस प्रकार का बल है, तो एक आपका असंरक्षी बल है। तो जब ये वह बल है जिसके क्या है द्वारा एक कण को किसी एक बिंदु से हम क्या दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वह उसके जो कण का जो अपनाया गया मार्ग है उस पर निर्भर करता है, असंरक्षी बल कहलाता है। पेपर में जिस प्रकार से लिखना है 2 लाइन में वही मैं आपको आंसर दिया, ज्यादा घुमाए फिराए नहीं है, पेपर में जिस हिसाब से लिखना है वही मैंने पूरा आपका आंसर दिया हुआ। ओके, तो आगे नेक्स्ट है, रेगिस्तान में दिन बहुत गर्म और रात बहुत ठंडी हो जाती है, क्यों? क्योंकि यार रेगिस्तान में क्या जो रेत होती है ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, साथ ही उत्सर्जक भी दोनों होती है। मतलब रेत होती है वो तुरंत क्या है ऊष्मा का अवशोषण कर लेती है और क्या है तुरंत ही क्या है जो ऊष्मा है उसका उत्सर्जन कर देती है। तो जब दिन होता है तो दिन के समय क्या है सूर्य का जो गर्मी होती है, सूर्य का ताप होता है, सूर्य की जो ऊष्मा होती है तो रेत क्या पूरा सोख लेती है, अधिकांश भाग क्या रेत द्वारा सोख लिया जाता है। इससे दिन के समय जो रेत होती है वो क्या है रेगिस्तान में गर्म होती है। जब रात आती है तो क्या है रात में क्या है जो रेत होती है ऊष्मा का क्या उत्सर्जन कर देती है शीघ्र ही, इसलिए क्या है रेगिस्तान में जो रेत होती है वो रात में बहुत ज्यादा ठंडी होती है और गर्मियों में क्या है मतलब दिन में क्या है बहुत ज्यादा गर्म होती है। सिंपल है। मैंने आपको यहाँ क्या रखना है याद, रेगिस्तान में क्या रेत क्या होती है जो ऊष्मा की अच्छी अवशोषक भी है और उत्सर्जक भी है। नेक्स्ट है ऊष्मा गति का 16वां नियम, ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ओके, कि उस 16वां नियम क्या कहलाता है, मतलब पिछले साल के पेपर में आ चुका है, प्रीवियस ईयर पेपर नहीं पिछले साल के पेपर में। ओके, तो इस नियम के अनुसार यदि 2 निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ अलग अलग तापीय साम्य में हैं तो वे एक दूसरे के साथ भी क्या तापीय साम्य होंगे। तो ये आपका 16वां नियम यही आपका कहता है। 2 लाइन अब है तो बहुत आपका लंबा नियम ये सभी, लेकिन आपको 2 नंबर में आता है तो केवल इतना ही बताना है कि यदि 2 निकाय किसी तीसरे निकाय से साथ अलग अलग तापीय साम्य है तो वे एक दूसरे के साथ भी क्या है तापीय साम्य होंगे। ये आपका 16वां नियम है। आदर्श गैस के नियम लिखिए। तो आदर्श गैस के नियम कौन से, वायल का नियम है, चार्ल्स का नियम है, दाव का नियम है, अवोगाद्रो का नियम है, अवोगाद्रो है। ओके, और डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, ये आदर्श गैस के नियम है ये सब। ओके, नेक्स्ट अवोगाद्रो नियम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अवोगाद्रो नियम क्या है, तो समान दाब तथा समान ताप पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। समान दाब समान ताप पर सभी गैसों के समान आयतन पर अणुओं की संख्या क्या समान होती है। ये इतना ही आपका अवोगाद्रो का नियम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सरल लोलक की प्रभावकारी लंबाई लोलक के केंद्र तक क्यों नापी जाती है। जब भी हमारा सरल लोलक होता है, हमारा सरल लोलक होता है, ओके, उसकी जब भी हम क्या लंबाई नापते हैं तो जो हमारा लोलक का केंद्र होता है वहां तक नापते हैं। तो ये कैसे क्यों करते हैं, क्योंकि सरल लोलक के आवर्तकाल लोलक की प्रभावी लंबाई पर निर्भर करता है। अगर हमें क्या सरल लोलक के आवर्तकाल की गणना करती है कि इसने 1 मिनट में कितने इस प्रकार से दोलन किए, इस प्रकार से अगर हम आवर्तकाल की गणना करते हैं तो उसमें क्या है प्रभावी जो लंबाई होती है, जो जितनी मतलब जिस डोरी से लटकाया जा रहा है, ओके, तो जो प्रभावी लंबाई होती है उस डोरी की, ओके, वो भी क्या निर्भर करती है, जिससे क्या है लोलक की दोलन के आवर्तकाल का सही मान ज्ञात किया जा सके। ओके, अगर दोलन का मान हमें सही ज्ञात करना है, इसलिए हम क्या करते हैं जो सरल लोलक की प्रभावकारी लंबाई है लोलक के हम क्या केंद्र से मापते हैं। ओके, तो सही आवर्तकाल को सही निकालने के लिए हम क्या है ये काम करते हैं, सरल लोलक की प्रभावकारी लंबाई को लोलक के केंद्र से मापते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तरंगों का ध्रुवण सिद्धांत क्या है, यह सिद्धांत कब लागू नहीं होता है। तो तरंगों का सिद्धांत के ध्रुवण सिद्धांत क्या है, अगर आप क्या है अभी कक्षा 12वीं फिजिक्स में जाएंगे तो भी आप ये क्वेश्चन तरंगों का ध्रुवण पढ़ेंगे। ओके, तो जब 2 या 2 से अधिक तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं तो उस बिंदु पर परिणामी विस्थापन उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिशों के योग के बराबर होता है। तो यही आपका कहलाता है तरंगों का ध्रुवण सिद्धांत। जब भी 2 या 2 से अधिक तरंगे क्या है माध्यम में किसी बिंदु में एक साथ चल रही हैं और आपस में मिल जाती हैं, आप अध्रुवण नहीं होती है, तरंगों का 2 से 2 ज्यादा तरंगे आगे चलती हैं और आपस में मिल जाती हैं, तब उनकी जो परिणामी विस्थापन होता है उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापन के सदिश के योग के बराबर होता है। तो ये आप याद रखना है, यह सिद्धांत बहुत बड़े आयाम की तरंगों पर क्या लागू नहीं होता है, ये भी याद रखना है। आगे देख लेते हैं, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा अगर क्या है फिजिक्स सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना है अभी आपको क्लास 11 वार्षिक सब्जेक्ट की, ओके, पूरा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की पूरी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे आपके 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर सही प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो आप क्या है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप मैसेज करके आप क्या है पीडीएफ मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्युत्पन्न मात्रा किसे कहते हैं। तो व्युत्पन्न है, व्युत्पन्न यानी जो उत्पन्न हुए, अब किससे उत्पन्न हुए, जो मूल मात्रक से उत्पन्न हुए, मूल मात्रक से जो उत्पन्न हुए वो आपका व्युत्पन्न मात्रा। व्युत्पन्न यानी जो उत्पन्न हुआ, किससे हुआ है, जो मूल मात्रकों से उत्पन्न हुए जो मात्रक वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो वे मात्रक जो मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। सिंपल इसका परिभाषा दिया हुआ है। उदाहरण के लिए तो क्षेत्रफल का व्युत्पन्न मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हमारा कहलाएगा। ओके, इस प्रकार से देख लेते हैं, तो क्षेत्रफल का लंबाई चौड़ाई होता है, तो क्षेत्रफल का जो व्युत्पन्न मात्रक है वो आपका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, तो यह मीटर स्क्वायर क्या है आपका एक व्युत्पन्न मात्रक है।
नेक्स्ट है बिमीय सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिमीय सूत्र किसे कहते हैं, देख लेते हैं। बिमीय सूत्र वह व्यंजक या सूत्र जो यह दर्शाता है कि किसी भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी बीमा है। बिमीय सूत्र आप जब लिखते हैं किसी भी देखते हैं तो हमें इससे पता चल जाता है मूल राशि की कितनी उसमें बीमा है, तो उसे उस भौतिक राशि का बिमीय सूत्र कहते हैं। जैसे वेग का बिमीय सूत्र क्या होता है, m के ऊपर 0 l t इनवर्स होता है। बल का बिमीय सूत्र ये होता है, तो याद रखिए वेग का बिमीय सूत्र, बल का बिमीय सूत्र अक्सर ये ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है। ओके, तो बिमीय सूत्र की आपको यहाँ परिभाषा बता दी, 2 लाइन में सिंपल दी हुई है। तो पेपर में जितना जिस हिसाब से लिखना है वही आपका सॉल्यूशन दिया होगा। वेग की परिभाषा दीजिए तथा इसका एसआई मात्रा का आप पद्धति में आपको इसका मात्रक लिखना है। तो वेग क्या है, गतिशील वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में 1 सेकंड में चली गई दूरी हमारी क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। और वेग का एसआई पद्धति में मात्रा क्या है, मीटर प्रति सेकंड है। तो ये आपको याद रखना है, वेग क्या है, गतिशील वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में 1 सेकंड में चली गई दूरी हमारी क्या है, वेग कहलाती है। तो स्थिति सदिश को समझाइए। स्थिति सदिश क्या होती है, स्थिति सदिश को ये आपका दिया हुआ तो तैयार करके रखना है। स्थिति सदिश वह सदिश है जो किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष किसी क्षण वस्तु की स्थिति बताता है, स्थिति सदिश कहलाता है। ओके, कि इस वह सदिश जो किसी निर्देशित बिंदु के सापेक्ष किसी भी क्षण में अगर कोई वस्तु का क्या स्थिति बताए वो स्थिति सदिश कहलाता है। तो यहाँ एग्जाम्पल के साथ ये समझाया जा रहा है। नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है, जड़त्व का नियम क्या है, इंपॉर्टेंट आपका जड़त्व का नियम। ओके, तो जड़त्व का नियम क्या है, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही रहेगी। जड़त्व का भी हमने देखा था, क्योंकि जड़त्व का क्वेश्चन क्या आता है कि जब अभी पिछला क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि कोई घुड़सवार क्या है, घुड़सवारी कर रहा है, ओके, और अचानक से घोड़ा रुक जाता है तो वो जो घुड़सवार है वो आगे की ओर झुक जाता है, ये क्वेश्चन आता है। एक आपका ये क्वेश्चन आता है कि अचानक बस चल देने पर बस में बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आता है जड़त्व के उसके आधार पर, जड़त्व के आधार पर। ओके, तो जड़त्व आखिर होता क्या है, तो जड़त्व का नियम कहता है यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है, और यदि गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहती है। वह उसी वेग में क्या, उसी दिशा में गतिशील रहेगी जब तक कि क्या कोई उसमें बल न लगा जाए। तो ये सिंपल है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहेगी, और यदि गतिशील है तो वह उसी वेग से उसी दिशा में क्या गतिशील रहना चाहेगी। ओके, तो ये आपका है जड़त्व का नियम। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचानक बस से चल देने पर बस में बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, क्यों, तो जब बस अचानक से चल पड़ती है तो उसमें बैठे यात्री के शरीर का निचला जो हिस्सा होता है, यात्री के शरीर का निचला होता है, ओके, निचला हिस्सा तो चल पड़ता है क्योंकि क्या है वो किसी संपर्क में है, बस के संपर्क में है। अपने पैर जो होंगे यात्रियों के वो तो बस के संपर्क में है तो पैर तो चल देंगे, किंतु शरीर का जो ऊपरी हिस्सा वो जड़त्व के कारण क्या है, विराम अवस्था बना रहता है। तो शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है वो तो क्या है, स्थिर बना रहेगा, अपनी जगह पे स्थिर बना रहेगा। इसी कारण क्या है, बस में बैठे यात्री क्या है, थोड़ी और पीछे की ओर झुक जाते हैं। ओके, समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन हम दोस्तों देख लेते हैं। सभी आपके 2 नंबर वाले प्रश्न चल रहे हैं। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार यदि निकाय में स्थायी परिवर्तन नहीं होता है और टक्कर, घर्षण आदि में ऊर्जा क्षय नहीं होता है तो निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, सदैव क्या नियत रहती है। अब यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का योग कहलाता है हमारा कुल यांत्रिक ऊर्जा। कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का योग है हमारा। ओके, तो ये स्थिर रहता है। तो ये आपका यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण नियम कम इंपॉर्टेंट है, पढ़ के बस रखना है। नेक्स्ट ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका प्रत्यास्थ तथा अप्रत्यास्थ संघट्ट में अंतर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको एकदम तैयार करके रखना है। ओके, तो ये बस 2 पॉइंट में आपको तैयार करके रखना है। पहला है, इस संघट्ट में निकाय का संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित होते हैं। ऑब्जेक्ट में अक्सर पूछा जाता है, ये हमेशा आता है कि किस संघट्ट में क्या है, संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं। तो क्या है, प्रत्यास्थ संघट्ट। प्रत्यास्थ संघट्ट में निकाय का संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं, अर्थात प्रत्यास्थ संघट्ट में गतिज ऊर्जा में कोई क्षति नहीं होती है। जबकि अप्रत्यास्थ संघट्ट में क्या होता है, इस संघट्ट में निकाय का संवेग संरक्षित रहता है किंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती है। संवेग संरक्षित रहेगा, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होगी अप्रत्यास्थ संघट्ट में। प्रत्यास्थ संघट्ट में आपका संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं। ये पहला पॉइंट है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ बताया जा रहा है, स्टील अथवा कांच की 2 गोलियों की जो टक्कर है वो लगभग क्या है, प्रत्यास्थ संघट्ट होता है। ओके, प्रत्यास्थ होती है। जबकि अप्रत्यास्थ संघट्ट उदाहरण में क्या है, बंदूक की गोली और लकड़ी के ब्लॉक में जो टकराव उसमें धंसकर रह जाती है, यही हमारा अप्रत्यास्थ संघट्ट है। क्लियर हो जाता। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा लिखिए। किसी वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा वह वस्तु के इकाई द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। किसी वस्तु के अगर द्रव्यमान का क्या है, ताप 1 डिग्री सेल्सियस में बढ़ाना है तो उसमें जो जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वही क्या है, विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी। सिंपल दिया हुआ है। नेक्स्ट, किसी पदार्थ का आंतरिक ऊर्जा का क्या अर्थ होता है, कोई भी पदार्थ उसका आंतरिक ऊर्जा का क्या मतलब होता है, तो किसी निकाय द्वारा कार्य करने की स्वयं की क्षमता को उसकी क्या है, आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, तथा यह आंतरिक स्थितिक ऊर्जा
एवं आंतरिक गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल उसके ताप पर क्या निर्भर करती है। मैंने तो आपका यही पहली लाइन में बता दिया गया है। आंतरिक ऊर्जा क्या है, किसी निकाय द्वारा कार्य करने के लिए स्वयं की जो क्षमता को क्या उसकी स्वयं की जो क्षमता होती है उसकी क्या है, आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। जैसे स्वतंत्र कोटि की परिभाषित कीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पढ़ के रखिएगा। किसी निकाय की स्थिति तथा गति को व्यक्त करने के लिए जो आवश्यक परस्पर स्वतंत्र निर्देशांकों की जो संख्या होती है वह क्या है, उस निकाय की स्वतंत्र कोटि कहलाती है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ऊर्जा का समविभाजन नियम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आपका प्रीवियस ईयर में आया था, तैयार करके आपको रखना है। समविभाजन नियम क्या है कि वोल्टेजमैन के ऊर्जा के समविभाजन नियम के अनुसार, ये अभी किसने दिया था समविभाजन नियम, आपका वोल्टेजमैन ने दिया था। ओके, तो इस नियम के अनुसार तापीय साम्य में किसी ऐसे गतिज निकाय की समस्त गतिज ऊर्जा जो कि बहुत से कणों से मिलकर बना हो, इसकी सभी स्वतंत्र कोटियों में समान रूप से वितरित होती है। यदि निकाय परम ताप क्या T ऊष्मीय संतुलन में है तो प्रत्येक स्वतंत्र कोटि के लिए माध्य गतिज ऊर्जा 1/2 kT होती है, जहाँ के क्या है वोल्टेज मैन का नीतांक है। ओके, तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट था आपका। फिर सरल लोलक, सेकंड लोलक क्या है और इसकी लंबाई कितने सेंटीमीटर होती है, इंपॉर्टेंट है आपका। तो सेकंड लोलक क्या कहलाता है, जिस सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है, सेकंड लोलक कहलाता है। ये ऑब्जेक्ट में अक्सर पूछा जाता है। तो सेकंड लोलक क्या है, सेकंड लोलक जिसका आवर्तकाल क्या है 2 सेकंड हो, वो आपका क्या सेकंड लोलक कहलाता है। तो ऐसा लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड हो, सेकंड लोलक कहलाता है। ओके, इसकी लंबाई कितने सेंटीमीटर होती है, तो लंबाई इसको इस बार से निकाला गया है। तो यहाँ तो आपको याद करके रखना है 99.4 सेंटीमीटर होती है। ओके, ऑब्जेक्ट क्योंकि अक्सर पूछा जाता है। ध्वनि तरंगों के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, ओके, व्यतिकरण वाला विवर्तन वाला टॉपिक आप क्या है 12th फिजिक्स में पहुंच जाएंगे, तब आप और इसे अच्छे समझेंगे। तो यहाँ तो आपको व्यतिकरण के क्या होता है समझ के रखना है कि ध्वनियों में, ओके, जब लगभग समान आयाम और समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगें माध्यम में एक ही दिशा में एक ही रेखा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण के माध्यम से भिन्न भिन्न बिंदु पर क्या परिणामी आयाम भिन्न भिन्न होता है। इस घटना को ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। क्या होता है, जब ये आपको याद रखना, समान आयाम और समान आवृत्ति दो ध्वनि तरंगें क्या है एक साथ एक ही दिशा में चल रही हैं, एक ही रेखा में चल रही हैं, तो उनका क्या अध्यारोपण हो जाएगा। अध्यारोपण यानी दोनों रेखा क्या आपस में मिल जाएंगी, ओके, तरंगे आपस में मिल जाएंगी और तब हमारा क्या होगा, इनके अध्यारोपण के माध्यम में भिन्न भिन्न बिंदु पर परिणामी आयन क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसे ही दोस्तों हम क्या है ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। क्लास 12th में आप क्या प्रकाश का व्यतिकरण उसमें पढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, विमीय समीकरण के दो उपयोग लिखिए। ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर कई बार आ चुका है। विमीय समीकरण के आपके उपयोग, तो विमीय संतुलन द्वारा किसी समीकरण की क्या सत्यता की जांच करता है, तो भौतिक राशियों के पारस्परिक संबंध को ज्ञात करता है। एकदम रटा होना चाहिए, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है आपका। ओके, विमीय समीकरण के उपयोग, तो पहला है कि विमीय संतुलन द्वारा किसी समीकरण की हम क्या सत्यता की जांच करते हैं। ओके, किस प्रकार से जांच करते हैं, आपके 3 नंबर क्वेश्चन आते भी हैं कि सत्यता की जांच करने वाले, उन्हें भी हम देखेंगे। ओके, फिर भौतिक राशियों का पारस्परिक संबंध ज्ञात करता है। विस्थापन और दूरी में अंतर, ये भी इंपॉर्टेंट है, सिंपल भी आपका। विस्थापन क्या है, किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच जो न्यूनतम चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और दूरी क्या है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई, संपूर्ण मार्ग की जो लंबाई होती है वो क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। विस्थापन एक सदिश राशि है, दूरी आपकी एक अदिश राशि है। आगे ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार से विमीय विश्लेषण के हमने उपयोग देखे, इसी बार से विमीय विश्लेषण की दो सीमाएं, ये अक्सर अथवा में क्वेश्चन आते होंगे। तो विमीय विश्लेषण की सीमाएं में क्या है, पहला है इस विधि से बीमाहीन राशि का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। प्रीवियसली हमेशा आपका त्रैमासिक अर्धवार्षिक में आपने क्वेश्चन देखा होगा। इस विधि से त्रिकोणमितीय, लघुगणितीय आदि पदों के वाले समीकरण को ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो ये आपके विमीय विश्लेषण के दो सीमाएं एकदम आपको रटी होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। वेक्टर आई का मान दिया है, वेक्टर आपका यहाँ बी का भी मान दिया रहेगा। ओके, वेक्टर बी है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, तो यहाँ ए डॉट बी आपको निकालना है और ए मल्टीप्लाई बी आपको निकालना है। ओके, बस फॉर्मूला आपको बताना चाहिए, ए डॉट बी का आपको फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ, तो आपके यहाँ 7 आ जाओगे। किस प्रकार से आपको करना है, बस सिंपल इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ओके, और किस प्रकार से होगा, आई का आई में करना, जे का जे में। ओके, 5 दूनी क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, जे का करेंगे तो 3 आपको 3 हो जाएगा। ओके, के आपका है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या 10 - 3 यानी 7 हो जाएगा। अब गुणा में क्या करते हैं, गुणा में ये वाला आपका रहता है, सारणिक वाला सिस्टम रहता है। ओके, तो इस बार से आपका तैयार कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला दोनों से आपसे याद होने चाहिए, बन जाएगा। नेक्स्ट है संरक्षी बल और असंरक्षी बल में अंतर, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में ये भी आ चुका है। संरक्षी बल असंरक्षी बल क्या होता है, देखिए संरक्षी बल द्वारा किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कण के मार्ग पर निर्भर नहीं करता। अभी मैंने आपको 2 नंबर में असंरक्षी बल अलग से बताया है। ओके, तो इसमें क्या होता है, संरक्षी बल में क्या होता है कि किसी कण द्वारा किसी कण का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वो कण के मार्ग पर निर्भर नहीं करता संरक्षी बल में। जबकि असंरक्षी बल में किसी कण का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य
कण द्वारा अपनाए गए मार्ग पर क्या निर्भर करता है। इसमें क्या असंरक्षी बल में मार्ग पर निर्भर करता है, संरक्षी बल के मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। फिर दूसरा है संरक्षी बल द्वारा कण को एक पूर्ण चक्र में ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। असंरक्षी बल में कण का एक पूर्ण चक्र में ले जाने में किया गया कार्य क्या शून्य नहीं होता है। तो ये आपका अंतर दिया, सिंपल अंतर है, दोनों अंतर आपको तैयार करके रखना है। जैसे सीमांत घर्षण किसे कहते हैं, तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर ठीक गति करती की स्थिति में होती है तो दोनों वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले अधिकतम घर्षण बल को क्या सीमांत घर्षण बल कहते हैं। यानी जो आपका जो सांप जो चलते हैं, रेंगते हैं, तो क्या एक बार से आपका ये सीमांत घर्षण कर रहे हो, यानी जो एक वस्तु है जो दूसरी वस्तु आपकी पृष्ठ हो जाती है, एक वस्तु ये मेरा हाथ हो जाता है, तो बिल्कुल इस पर क्या है, इस पर सट कर चलता है। ओके, तो ये आपका कहलाते हैं सीमांत घर्षण कहलाता है। तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर ठीक गति करने की स्थिति में होती है तो दोनों वस्तुओं के जो संपर्क तल होते हैं उनके मध्य जो अधिकतम घर्षण बल होता है वो आपका सीमांत घर्षण बल कहलाता है। आगे क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। तो बल, देखिए बल ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, बल तथा समयांतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। बल और हम क्या है उसका समयांतराल का गुणा करते हैं, हमें आवेग प्राप्त हो जाएगा। तो आपका इसका क्या ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो आपका बल ओके तो हो जाएगा न्यूटन गुणे सेकंड। आगे देख ले, क्योंकि बल का क्या होता है न्यूटन होता है, समय का क्या होता है, समय का क्या होता है सेकंड होता है। वही है बल और समयांतराल के गुणनफल करना है, यानी न्यूटन गुणे सेकंड हो जाएगा, यही ऐसा ही मात्रक। ऊर्जा का संरक्षण नियम बिल्कुल सिंपल है, ओके इंपॉर्टेंट भी है। ऊर्जा का संरक्षण के सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा का विनाश नहीं होता है, मतलब ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता है। ऊर्जा क्या है, ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जाती है, केवल एक प्रकार से क्या है दूसरे प्रकार में क्या है ऊर्जा का क्या रूपांतर किया जाता है। ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा क्या है समेत सदैव नियत है, बिल्कुल सिंपल है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, ऊर्जा का ना ही तो विनाश हो सकता है, ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बस ऊर्जा को एक रूप से हम क्या है दूसरे रूप में बदल देते हैं। तो जिस प्रकार से हम साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल हम चला रहे हैं तो हमारे अंदर की जो ऊर्जा है वो किसमें पेडल में जा रही है, पेडल से क्या है साइकिल में चल रही है हमारी, ओके जो हमारी ऊर्जा है वो क्या है बर्बाद नहीं हो रही, वो साइकिल में जा रही है। ओके तो साइकिल से क्या है उसके चक्का में जा रही है, तो इस टाइप से होता है। ओके तो ऊर्जा एक रूप से क्या है दूसरे रूप में रूपांतरित हो रही है, ना कि नष्ट हो रही है। जैसे 1 कैलोरी ऊष्मा की परिभाषा लिखिए। 1 कैलोरी बराबर क्या है, 1 ग्राम शुद्ध पानी का तापमान का 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या 1 कैलोरी कहलाती है। अगर हम 1 ग्राम शुद्ध पानी लेते हैं, उसका ताप हमें क्या 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री तक बढ़ाने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा होगी वो हमारी क्या कहलाती है, 1 कैलोरी कहलाएगी। साइकिल में वायु भरते समय पंप को गर्म हो जाता है, तो क्योंकि वायु भरते समय क्या किए गए कार्य का कुछ भाग क्या पंप एवं वाल्व के घर्षण के कारण क्या ऊष्मा में बदल जाता है। जब हम क्या है साइकिल में हवा भरते हैं तो पंप में क्या होता है घर्षण होता है, इससे ऊष्मा जो उत्पन्न होती है वो क्या पंप द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, इसलिए पंप क्या है थोड़ा सा गर्म हो जाता है। जैसे गैस के अणुगति सिद्धांत के अभिक्रियाएं लिखिए, तो देख लेते हैं कौन कौन सी दी है। तो ये आपका कम इंपॉर्टेंट लेकिन पढ़ के रखना है। गैस की अणुगति सिद्धांत की अभिक्रियाएं, पहला प्रत्येक गैस के अणु दृढ़ अति सूक्ष्म गोले ठोस गोले जो पूर्णतः प्रत्यास्थ तथा वैद्युत उदासीन होते हैं तथा इनका आयतन गैस के आयतन की तुलना में क्या नगण्य होता है। दूसरा है दो अणुओं के बीच टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है, अर्थात अणुओं के टक्कर गतिज ऊर्जा में क्या संरक्षित रहते हैं। हम इंपॉर्टेंट पढ़ के रखना, ये आपका इंपॉर्टेंट चार्ल्स का नियम तैयार कर लीजिएगा कि नियत दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर इसका आयतन अपने प्रारंभिक आयतन का लगभग 1/273 भाग बढ़ जाता है। बस इतना ही आपका चार्ल्स का नियम इंपॉर्टेंट है, पढ़ के रखना है। आगे नेक्स्ट और देख लेते हैं जो सिलेक्टेड है मैं आपको बताते जा रहा हूं। 2 नंबर में इस प्रकार से क्वेश्चन आता है जो आपको जरूर तैयार करके रखना है कि 36 से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए गेंद का प्रारंभ वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है, निम्न की गणना कीजिए। उड्डयन काल और अधिकतम ऊंचाई, सिंपल है, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा उड्डयन काल का अधिकतम ऊंचाई का। ओके तो यहाँ से आपसे आसानी से न्यूमेरिकल अगर बनता है तो आपसे बन जाएगा। उड्डयन काल का फॉर्मूला 2u sin θ/g और आपका अधिकतम ऊंचाई h का फॉर्मूला 2 स्क्वायर sin स्क्वायर θ/2g, ये फॉर्मूला है, तो ये याद रखना है। और बस वैल्यू में दी रहती है, जैसे यहाँ थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है, u बराबर हमारा क्या प्रारंभिक यानी u दिया हुआ 10 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, बस g हमारा क्या होता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता ही है, हम जानते हैं, बस इसकी वैल्यू रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, बिल्कुल सिंपल है, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ओके आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको पढ़ना है कि लोलक घड़ी को ध्रुवों पर ले जाने पर ये तेज क्यों हो जाती है, इंपॉर्टेंट है। तो लोलक घड़ी को ध्रुवों पर ले जाने पर उनका गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान क्या बढ़ जाता है, जैसे लोलक का आवर्तकाल घट जाता है और लोलक क्या की घड़ी क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है प्रत्यास्था से आप क्या समझते हैं। तो प्रत्यास्था किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह विरूपण बल द्वारा होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे हम क्या रबड़ को खींचते हैं तो रबड़ क्या पहले तो बड़ी हो जाएगी, देखिए हम रबड़ का बल हटाएंगे तुरंत अपने रूप में आ जाएगी, जिससे हम कह सकते हैं रबड़ में क्या प्रत्यास्था ज्यादा होती है। तो वह ये है जिसके कारण वह
विरूपक बल द्वारा होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, यानी जो हम बाहर से बल लगा रहे हैं उसका विरोध करता है। बल को हटा जाने पर वह क्या है, पुनर्वस्था में क्या है, उसी अवस्था में आ जाता है। जैसे धातु के तार के पर भार लटकाने पर उसकी लंबाई बढ़ जाती है, किंतु भार हटा देने पर उसकी लंबाई क्या पूर्वत हो जाती है, प्रत्यास्थता रहता है। प्रत्यास्थता का सबसे अच्छा उदाहरण मैंने आपको रबड़ वाला बताया। रबड़ को जब हम तीनते हैं, ओके, तो क्या वो तो पहले खिंच जाएगी, ओके, लेकिन हम जब से हटाते हैं बल तो वो क्या तुरंत अपने रूप में आ जाती है। तो ये क्या है, प्रत्यास्थता गुण है। ओके, नेक्स्ट है ससंजक और असंजक बल को समझाइए। तो ससंजक बल क्या है, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल हमारा ससंजक बल कहलाता है, और विभिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला बल आकर्षण बल असंजक बल कहलाता है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज दिया हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में आपको कंप्लीट 2 अंकी वाले पूरी बुक से 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए हैं। तो आइए आपको वीडियो पसंद आएगी, जल्दी मैं आपको 3 अंकी 4 अंकी वाले कवर करा दूंगा। प्लेलिस्ट आप चेक करते जाइएगा। तो और अदर सब्जेक्ट की मैं आपको कवर कराते जा रहा हूँ। 11th वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट है। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।